हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं तेजस्वा पुंदुर जी से एक बार बोलूँगा कि आप मैंने जो नंबर दिया हुआ था, उस पे व्हाट्सएप करिएगा। इस चार्ट को एनालाइज़ करने से पहले श्योरिटी ज़रूरी है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हम देखें जो फर्स्ट हाउस 8 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी मंगल और उसके जो को-रूलर होते हैं केतु, दोनों ही 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि इसमें मंगल राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं। 12वें भाव में बैठना, ऊपर से चंद्रमा जिनके नक्षत्र में बैठे हैं उनका नीच राशिस्थ होना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काफ़ी स्ट्रेसफुल, इवन कि एक लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेस को ये चार्ट दिखा सकता है। अगर टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है, जैसे यहाँ पे अभी हम ज्येष्ठ नक्षत्र को देख रहे हैं, 5 मिनट या कुछ डिफरेंसेस होंगे तो यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए प्रिडिक्शन से पहले मैं कम से कम एक बार श्योरिटी चाहता हूँ कि हाँ, चार्ट जो है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मैच हो रहा है, उसके बाद ही मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस देने के सिचुएशन में होऊंगा। नहीं तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, अगर इस हिसाब से मैं प्रिडिक्शन कर दूँ तो या तो प्रिडिक्शन गलत जाएगी या फिर एक अलग ही मेंटल स्ट्रेस और क्रिएट हो जाएगा जो इस चार्ट को देखकर लगता है। इसलिए आपसे एक बार अनुरोध है कि पहले चीज़ों को डिस्कस कर लें, थॉट प्रोसेस और सारी चीज़ें ठीक है, कोई टाइम को आगे पीछे करने की ज़रूरत तो नहीं है, उसके बाद ही इस चार्ट पे एनालिसिस करना मेरे हिसाब से सही होगा। आज मैं जिस चार्ट के ऊपर ओरिजिनली एनालिसिस के लिए आया उस चीज़ को देखते हैं। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि पर्टिकुलर जो राशियां होती हैं उनके अंदर ग्रह उच्च और नीच होते हैं। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसमें कि ग्रह जो है वो जाकर उच्च या नीच नहीं होते। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें कुछ क्या, सिर्फ एक वृषभ राशि ऐसी है जिसमें कोई ग्रह नीच नहीं होता, उच्च हो सकते हैं। वहीं 8 नंबर की वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जिसमें जाकर कि ग्रह जो है नीच हो सकते हैं, उच्च नहीं हो सकते। यानी कि 33% का चैलेंज जो है वो उस राशि के पास मौजूद रहता है। अब इस लगन कुंडली को देखिए, जब भी 3 नंबर मिथुन लगन की कुंडलियां क्रिएट होती हैं तो मिथुन लगन की कुंडली में चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। चैलेंजेस क्यों ज़्यादा हैं इसको देखिए। यहाँ पर अगर बात करें तो 10th हाउस के अंदर जो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध होते हैं वो खुद अपने आप को नीच राशिस्थ महसूस करने लगते हैं। ठीक है। 10th हाउस को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं टर्म प्रोफेशन का, क्योंकि प्रोफेशन या कैरियर क्या है, वो किसी इंसान का स्टेटस दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है जिसे आप लग्नेश कहते हैं, वो खुद अपने आप अपने स्टेटस के अंदर ही खुद को नीच सा महसूस करते हैं। जबकि बुध यहाँ पे उच्च होते हैं कहाँ पे, 4th हाउस में। 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, मन को। तो अपने मन की चीजों में इंसान को बहुत ज्यादा मजा आता है। 4th हाउस में जाके आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड उच्च होता है, वहीं 10वें में जाके वो अपने आप को नीच सा महसूस करता है। पहली चुनौती ऐसे हो रही होती है। दूसरा कि यहाँ पे आप देख लो, जो आपका 10th हाउस है उसमें शुक्र ही उच्च के हो सकते हैं। शुक्र जो है उसमें दो चीजें हैं, एक तो 5th हाउस और दूसरा वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 12th हाउस न्यूट्रल हो जाता है, 5th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र का यहाँ उच्च होना फिर भी हम अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही होती है। आखिरकार शुक्र जो है वो 12वें के भी स्वामी है, और 12वें भाव का स्वामी अगर बल लेगा, भले वो न्यूट्रल है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो 12th हाउस को भी स्ट्रेंथ मिलेगी। ये भी एक चुनौती है। पंचम को स्ट्रेंथ मिलती है तो अच्छी बात है कि इंसान अपनी क्रिएटिव स्किल्स के साथ आगे आ सकता है, ये प्लस पॉइंट बनता है। लेकिन फिर वही चीज़ है, मेंटल स्ट्रेस 12th हाउस भी बराबर मात्रा में होता है। अब यहाँ पे इस बात को ही ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो शुक्र बैठेंगे तो अपने इस भाव से इनकी प्लेसमेंट कैसी होगी। इस भाव से अगर आप गिन के देखें तो देखिए, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यानी कि जो क्रिएटिविटी है 5th हाउस है, वहां से उनकी खुद की प्लेसमेंट छठी है। 6-8 का रिश्ता उस पर्टिकुलर हाउस से निभा देते हैं शुक्र। इसलिए यहाँ पर क्रिएटिविटी में भी काफ़ी बार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसा महसूस होता है कि मैं जिस चीज़ को करना चाह रहा हूँ, मेरा दिमाग जिस चीज़ को करना चाह रहा है, मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे वो हासिल नहीं हो रही। मुझे उस चीज़ के लिए छठा भाव मतलब संघर्ष करना पड़ रहा होता है। ठीक है, जबकि तोहफे में क्या मिलेगा? देखिए, यहाँ से गिनती गिनेंगे तो ये 11th हाउस है। यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो जो 12वें घर की चीज़ें हैं वो तो आपको गिफ्ट में मिल रही हैं, क्योंकि 11th हाउस क्या है? गेन्स है, लाभ है, और चीज़ें जहाँ पे चीज़ें बढ़ती हैं, बढ़त हो रही हो, तो वो कहीं ना कहीं 12th हाउस की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। इस कारण से जब मिथुन लगन की कुंडली में हम शुक्र जैसे ग्रह को देखते हैं उच्च का होते हुए, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान होना पड़ता है। अपने पॉजिटिव हाउस से तो वो नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि छठे जाके बैठ रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये हो रहा है कि जो आपका लाभ की जगह जो आपके खर्चे बढ़ाने का है, विदेश का भाव है या मानसिक परेशानियों का भाव है 12वां, उससे अच्छे जगह पे आके बैठ गया। ऐसे कंडीशन में शुक्र की प्लेसमेंट आपको प्रोफेशन के अंदर, आपके स्टेटस के अंदर, आपके कैरियर के अंदर हमेशा ही चुनौती देगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपके ज़िंदगी के अंदर सर्विस हो, क्योंकि यहाँ पे हम खुश तो होते हैं कि हाँ, शुक्र जैसे ग्रह उच्च हो रहे हैं, तो विलासिता का कंसेप्ट बढ़ने लगता है, भोग का कंसेप्ट बढ़ने लगता है। शुक्र का अपना कारकत्व को तो नहीं भूल सकते। यहाँ पे इसमें भले शुक्र डिग्री वाइज उच्च नहीं है, लेकिन उस माहौल में है जहाँ पे वो अपना भोग, अपना विलास, अपनी जो उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप शुक्र से समझ सकते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं फीमेल का कारक हो जाता है, वाइफ का कारक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ एक नेचुरल अट्रैक्शन दौड़ने लगेगा। ये एक चैलेंज खड़ा होता है यहाँ पे शुक्र को प्लेस करने पे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें, छठा भाव है सर्विस का। अब हर इंसान बिजनेस करे ये जरूरी नहीं, इवन दो कि ये जो लगन है ये बिजनेस माइंडेड लगन होता है, लेकिन सभी के सभी इसमें बिजनेस में जाते हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि सर्विस के अंदर अगर हम आए तो सर्विस हाउस के लॉर्डशिप जो हैं वो मिलती हैं यहाँ पे दो ग्रहों को, एक मंगल को और एक केतु को। दूसरी मैंने बात कही थी 8 नंबर की राशि में ग्रह या तो नीच हो सकता है या न्यूट्रल रह सकता है। यहाँ पे ये चीज़ उच्चता को नहीं हासिल कर पाती, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर की राशि है, ये थोड़े थोड़े समय के लिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच हो सकते हैं जो 2-2.5 दिन के लिए बैठते हैं, तो काम के अंदर रह रहकर कहीं ना कहीं मन में निराशावाद की भावना, निगेटिविटी, चंद्रमा का नीच राशिस्थ होना, ये भी होने लगता है। प्लस पॉइंट भी देखिएगा, यहीं पे प्लस पॉइंट देखिएगा, क्योंकि ये छठा भाव है और छठे भाव में अगर ग्रह नीच हो जाए तो वो उच्च के समान फल करने लगेगा। फिर से समझ लीजिए, 6, 8, 12 के अंदर अगर कोई ग्रह नीच राशिस्थ हुआ तो वो उच्च के समान फल करेगा, और उच्च हो गया तो नीच के समान फल करेगा। तो जब चंद्रमा यहाँ पर आएंगे, इस भाव में नीच होंगे, तो वहां पे बैठे हुए शत्रुओं के लिए तो वो परेशानी खड़ी कर देंगे, वेल एंड गुड है, और उस भाव के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्रह उसको नीच करके उस हाउस के अंदर के जो नेगेटिव फैक्टर हैं उन पे हावी हो जाते हैं और चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। यानी कि 2.5 दिन के अंदर जब यहाँ पे चंद्रमा बैठेंगे और नीच राशिस्थ होंगे, उतने 2.5 दिन आप अपने प्रोफेशन के अंदर अच्छा महसूस करोगे, इवन दो कि उस राशि के अंदर बैठ के वो ग्रह नीच राशिस्थ हो रहा है, लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर लगन में वो पोजीशन 6th हाउस है, इस वजह से आप 2-2.5 दिन बहुत अच्छा फील करोगे और 2-2.5 दिन के बाद आप फिर वहीं न्यूट्रल लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब
यहाँ पे इसी चीज़ को एक और उसमें देखना है। अब सिर्फ इस कुंडली के एनालिसिस की तरफ चलूँगा। लगन के हिसाब से जो राशियों की प्लेसमेंट थी, मैंने वो चीज़ पहले आपको समझा दी। अब इस चार्ट में भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, इनको देखते हुए चलेंगे। लगन कुंडली जो है ये 23 डिग्री के आसपास शुरू हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र नज़र आ रहे हैं। पुनर्वसु जो है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु की प्लेसमेंट देख लीजिए 12th हाउस में। मानसिक परेशानियां नेचुरली देने की क्षमता रखते हैं। विदेश जाने का थॉट प्रोसेस देते हैं। जातक विदेश गए, बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि जब आपका फर्स्ट हाउस और उसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं 12th से रिलेशन बना रहा है तो विदेश जाना ही अच्छा है, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मानसिक तौर पे परेशान महसूस करेंगे, एक चीज़। दूसरा, यहाँ के जो 3 नंबर राशि के स्वामी हैं वो बुध, वो भी जाके बैठे हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस लंबी यात्राओं का होता है और बुध बैठे हैं शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। राहु भी कहीं ना कहीं फॉरेन को कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से बुध भी और गुरु भी दोनों बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन विदेश और लंबी यात्राएं सूट करेंगी। ये चीज़ यहाँ पर हुई, विदेश तक जाने को मिला, रहने को भी मिला। अब ये देखिए कि जब बात प्रोफेशन की आई, तो यहाँ पे चार्ट काफ़ी ज़्यादा फंस गया प्रोफेशन में। क्यों? एक तो शुक्र आके बैठे, ठीक है, और गुरु जाके शुक्र की राशि में बैठे। ये एक्सचेंज योग बन रहा है 12th हाउस और 10th हाउस के बीच में। तो जब एक्सचेंज योग काम करता है तो वो जो दो ग्रह हैं वो दोनों ही बलवान होने लगते हैं और दोनों भाव जिनके अंदर ये एक्सचेंज हो रहा है वो भी स्ट्रेंथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स तो आपको मान के चलिए कि शुक्र के दोनों भाव के और गुरु के भी दोनों भाव के मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो दो हाउस एग्जैक्ट कनेक्शन में आए हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक रिलेशन बनता है। हाउस एक्सचेंज योग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योगाज में से एक काउंट होता है। इसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी में देख रहे हो कि आपका जो 10th हाउस, जिसे आप अपना स्टेटस और अपना प्रोफेशन कहते हो, उसका स्वामी जाकर पहली बात तो 12वें भाव में बैठे हैं और वो भी उस राशि में जहाँ पर कि वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और नैसर्गिक रूप से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से प्योरली दुश्मन है। ठीक है, शुक्र यहाँ पे उनकी राशि में जाके उच्च हो रहे हैं, इसलिए शुक्र और भी ज़्यादा बलवान है अपने प्रभाव को लेकर 12वें भाव के चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने में। जब 12वें भाव की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, उस राशि की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो गुरु वहाँ पे और ज़्यादा परेशान होंगे। इसीलिए स्टेटस को लेकर, कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर ये एक नेचुरल वे में आपको परेशान किए हुए हैं, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ देखें सर्विस के लिए, सर्विस की बात करेंगे तो 6th हाउस होगा। 6th हाउस के स्वामी जो हैं वो जाके उच्च हो गए। अभी मैंने कहा ही था 6, 8, 12 में ग्रह अगर नीच हो तो उच्च के समान फल कर दे, लेकिन अगर उच्च हो तो उसमें चुनौतियां अलग। लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। मंगल इस भाव में आके बैठे उच्च हुए, तो इसमें जो वो भाव है 8वां, उसकी ताकत बढ़ी, उसकी ताकत बढ़ेगी तो क्या होगा, जिंदगी में डिलेज भी तो खड़े होंगे 8वें भाव के कारण। तो यहाँ पे मंगल का उच्च हो जाना इस भाव को तो सपोर्ट करेगा। समझिए, यहाँ पे मंगल का उच्च हो जाना मंगल के दो भावों को सपोर्ट तो करेगा, यानी कि लाभ को भी सपोर्ट करेगा और सर्विस को सपोर्ट करेगा कि ये दो भाव मजबूत हो जाएं, लेकिन वो 8वें भाव में जब बैठेंगे तो 8वें भाव की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी और उसके बढ़ने के कारण जिंदगी में देरियां, डिलेस ये भी बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल वहां बैठ के उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसको भी एक लेवल पे पॉजिटिव कर रहे हैं। इसलिए
यहाँ पे मंगल का इस तरीके से बैठ जाना सर्विस के और गेन्स के हिसाब से हम भले अच्छा कहेंगे, लेकिन आपके ज़िंदगी में ये चीज़ इन 2 फैक्टर्स में बार-बार अड़चनें 8th हाउस, देन डिलेज़, देरियाँ 8th हाउस, ये फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है? एक चीज़ तो ये हुई। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे जो इनके सेकंड को-लॉर्ड हैं, वो हैं केतु। केतु जाके बैठे हुए हैं 1 नंबर की राशि मंगल की राशि में। अब जब केतु की प्लेसमेंट देखेंगे तो वो फिर अपने से छठे हो गए। इसका मतलब फिर प्रोफेशन के लिए कहीं न कहीं ज़िंदगी में सर्विस के लिए 50% संघर्ष है, को-रूलर छठे भाव में जा रही हैं, ठीक है? ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपको सर्विस के अंदर परेशान किए हुए। अब इसके साथ-साथ इस शनि के इम्पैक्ट को देख लीजिए। शनि इस कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के स्वामी होने के कारण अच्छे कहे जाते हैं और अष्टमेश होने के कारण 50% चीज़ों में रुकावट देने लगते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई सी भी कुंडली 3 नंबर की बनती है, तो वहाँ पे हम शनि को न्यूट्रल रीड करते हैं, तटस्थ ग्रह माना जाएगा, क्योंकि उसका एक काम है ज़िंदगी में देरियाँ देना और दूसरा काम है कि भाग्य भी देना, इसीलिए तो न्यूट्रल हो गए। अब शनि की सिचुएशन को समझिए। शनि प्लेसमेंट से बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? चंद्रमा भी केंद्र में है, इसलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शनि जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को पीड़ित किए हुए हैं और यहाँ से अगर गिनेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से केतु को भी दृष्ट किए हुए हैं। कहीं न कहीं जब मंगल और केतु ऐसे ग्रह शनि की दृष्टि में आते हैं, तो आप ये मान के चलो कि फिर लाइफ के अंदर ये जो एस्पेक्ट्स हैं, शनि के एस्पेक्ट को हम जब रीड करेंगे तो ये मिक्स्ड तौर पे काम करेगा इस लगन के अंदर, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट होगा तो वो अच्छा है। 9th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट है तो अच्छा है, लेकिन 8th हाउस लॉर्ड का एस्पेक्ट है तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा देरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है, क्योंकि शनि नेचुरल कारकत्व कहाँ का रखते हैं? 6, 8 और 12 का रखते हैं। इसीलिए आप देखते हो भले ही आपके पास कुंडली तुला लगन की आ जाए, वृषभ लगन की आ जाए या किसी भी लगन की आ जाए, शनि वहाँ पे योग कारक भी हों तो भी उनका जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो काम करता ही करता है। और नेचुरल सिग्निफिकेंस जो है वो कहाँ पे आता है? 6, 8, 12 का आता है। इसीलिए 9वें भाव से ज़्यादा यहाँ पर जो हैं शनि वो 8वें भाव की चीज़ों को बढ़ा देते हैं और उसका असर आपके 6th हाउस के दोनों लॉर्ड्स के ऊपर, मंगल के ऊपर भी है और केतु के ऊपर भी। और मंगल जो है वो तो शनि के पूरे अधीन है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में बैठे हैं, डिस्पोजिटर होंगे शनि। शनि वक्री है, कुछ फल वो 2nd हाउस का कर रहे हैं और कुछ फल वो लगन में बैठे हुए से कर रहे हैं 50-50%। इस वजह से भी आपको अपने प्रोफेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शनि को अगर आप देखें, जिस तरीके से मैंने कहा कि मंगल और केतु शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उसी बराबर कैपेसिटी में मंगल की दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से आपके शनि 7वीं दृष्टि, फिर मंगल की 4थी दृष्टि से आपके केतु, ये भी कहीं ना कहीं पीड़ित या प्रभावित हो रहे हैं। अब दोनों में कॉमन फैक्टर देख लीजिए, मंगल की दृष्टि भी केतु के ऊपर है और शनि की दृष्टि भी केतु के ऊपर है और आपस में भी इन दोनों के ऊपर यानी शनि मंगल की आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टियां हैं। एक दूसरे के ऊपर जो दृष्टि है वो एक दूसरे को परेशान करेंगी, क्योंकि 3 नंबर का लगन है। लगन में जो आप स्वामी देख रहे हो,
यानी जिसे आप लग्नेश कहते हैं, वो बुध है। बुध के किसी भी लगन के अंदर आप चले जाइएगा, मंगल वहाँ पर बुध के लिए शत्रु की तरह काम करते हैं। इस कुंडली में 6th और फिर 11th लॉर्ड होने के कारण मंगल अकारक ग्रह माने जाएंगे, और मंगल की दृष्टि, अकारक ग्रह की दृष्टि, वो भी 8वें भाव में बैठकर शनि के ऊपर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और शनि को भी पीड़ित कर रहे हैं। इस वजह से आप इस चीज़ को देख रहे हो कि आपकी किस्मत भी, जो 9th हाउस लॉर्ड है, वो भी उस लेवल तक अपने आप को ओपन नहीं कर पाती जहाँ तक कि आप चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं। केतु जैसा ग्रह 11th में बैठे, तो मैंने कई बार कहा है कि यहाँ पे ये देखना होता है वहाँ के स्वामी कैसे बैठे हैं, उस हिसाब से काम होगा। अब यहाँ पे जहाँ पे केतु बैठे हैं वो मंगल की राशि है, और मंगल अपने आप में 8th हाउस में बैठे हैं। तो आप बेसिकली फाइनेंसेस के काम कर ही रहे हैं, LIC वाले काम हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर, क्योंकि 8वां भाव सपोर्ट करता है, तो वहीं से आपको लाभ बनता हुआ नज़र आ सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय जो दशाएं काम कर रही हैं, वो दशाएं भी आपके ऊपर गुरु की काम कर रही हैं, जिसका कि एक्सचेंज योग बना हुआ है कुंडली के अंदर। इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आपके लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें एग्जैक्ट जो सिचुएशन चल रही है उसमें, तो आप राहु के दशा की तरफ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, गुरु के अंदर मंगल और उसके बाद राहु। तो अगर इसको यहाँ पे हम एक्सपेंड करें तो हम देखते हैं मई 2022 के बाद से आपके ऊपर गुरु और राहु का प्रभाव पूरी तरह से हावी हो चला, और गुरु से प्लेसमेंट देख लीजिए तो राहु जो है वो 6th है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। एक तो गुरु की प्लेसमेंट नेचुरल 12th हाउस के अंदर हैं, तो मानसिक परेशानियां दे रहे हैं, इवन दो कि आप विदेश में हो तो भी। और दूसरा है राहु जो है वो गुरु को सपोर्ट वैसे भी नहीं करते, और प्लेसमेंट वहाँ से 6th हो रही है, इसलिए और भी ज़्यादा इस समय मान के चलें आप कि आप एक गुरु चांडाल जो फॉर्मेशन हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि राहु और गुरु साथ में बैठे हों, लेकिन जब दशाएं इस तरह से चल रही हों तो भी वो दशाएं इंसान को भ्रमित करने लगती हैं। राहु की महादशा में गुरु का अंतर हो या गुरु की महादशा में राहु का अंतर हो, दोनों ही सिचुएशन में ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और अभी आप एट प्रेजेंट इन्हीं दशाओं से गुजर रहे हैं, जिसमें गुरु में राहु में गुरु ये आपको 25 सितंबर तक इस तरीके से परेशान करेंगे। जहाँ तक बात है किस्मत के कुछ सपोर्ट में आने की, तो फिर जब राहु के अंदर शनि की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम ऑलमोस्ट देखें तो ये चीज़ बनेगी आपके लिए 2023 के जनवरी से। तो जनवरी 2023 के बाद जाकर जो ये सिचुएशन है, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं, वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट प्रदान करेंगी। जिस ड्यूरेशन में ये दशाएं चल रही होंगी, उस ड्यूरेशन में गुरु आपके किस्मत और आपके धन, खासकर आपको धन का मॉनेटरी सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश कर रहे होंगे, एज वेल एज जो आपके शनि हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको सर्विस और गेन्स को देने का प्रयास करेंगे। तो अभी इस समय जो आप दशा में चल रहे हैं, उस दशा में आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित और संयमित करना पड़ेगा, नहीं तो हड़बड़ी में राहु फिर किसी गलत डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। और आपके इस समय राहु और केतु का गोचर जन्म के राहु और केतु के ऊपर से हो रहा है, जो कि आपके पंचम भाव में बैठे। स्पेक्युलेटिव गेन्स की तरफ इंसान बहुत तेजी से दिमाग दौड़ाने लगते हैं। यहाँ पे इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ही किसी रिस्क को लेना उचित होगा। आपने जिस तरीके से मुझसे दशा के लिए पूछा था, तो मैं यही बोलूँगा, अभी जब तक गुरु की महादशा चलेगी, आपको अपने स्टेटस एंड प्रोफेशन के अंदर रह कर किसी न किसी बात का मानसिक तनाव बना ही रहेगा। हाँ, लाभ जो है प्रोफेशन के अंदर, कुछ गेन्स एक सर्टेन लेवल तक आपको अगर मिलेंगे, तो वो जनवरी
2023 में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मई 2023 के बीच तक पूरा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। इसके आगे के पीरियड्स भी 2023 में पॉजिटिव नज़र आते हैं। धन्यवाद।